बहुत समय पहले एक विशाल साम्राज्य में राजा महेंद्र का शासन था। महेंद्र अत्याचारी और स्वेच्छाचारी था, जिसका राज्य के हर कोने में खौफ था। वह न केवल युद्ध में निपुण था, बल्कि अपनी क्रूरता के लिए भी जाना जाता था। उसकी महत्वाकांक्षाएं कभी खत्म नहीं होती थीं। वह हर छोटे बड़े राज्य पर आक्रमण करता, वहां की संपत्ति लूटता और राज परिवार की रानियों को अपने महल में कैद कर लेता। उनकी मर्जी का कोई महत्व नहीं था। वह केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन पर अधिकार जमाता था। एक दिन राजा महेंद्र शिकार के लिए जंगल की ओर निकला। उसकी सेना दूर से उसे सुरक्षा प्रदान कर रही थी और राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में गहराई तक चला गया। जंगल के मध्य में उसे एक झील के किनारे एक सुंदर युवती दिखाई दी। वह युवती निश्चल खड़ी होकर जल में अपना प्रतिबिंब देख रही थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि मानो प्रकृति ने उसे विशेषक राजा महेंद्र को आकर्षित करने के लिए ही बनाया हो। राजा उसके पास पहुंचा और उसकी सुंदरता को देखते हुए हठपूर्वक बोला, हे सुंदरी, तुम इस निर्जन जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हें देखकर प्रतीत होता है कि तुम किसी राजघराने से हो। कौन हो तुम और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? वह युवती बिना डरे उसकी ओर देखती रही। उसकी आंखों में ना तो भय था और ना ही झिझक। उसने ठंडे स्वर में कहा, मेरा नाम चंद्रिका है। मैं यहाँ अपने मन की शांति के लिए आई हूँ। राजा महेंद्र, आपकी क्रूरता और अत्याचारों के बारे में बहुत सुना है। क्या आप वही हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी इच्छाओं के लिए कुछ भी अधर्म नहीं? राजा, जिससे कोई कभी इस प्रकार से प्रश्न पूछने का साहस नहीं करता था, चंद्रिका की बात सुनकर चौंक गया। उसने हंसते हुए कहा, तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो, फिर भी मुझसे प्रश्न पूछ रही हो। हाँ, मैं वही हूं। मैं अपनी इच्छाओं के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं और आज तुम्हें देखकर मेरी एक नई इच्छा जाग उठी है। चलो मेरे साथ महल में। मैं तुम्हें अपने कैद में रखूंगा और तुम मेरी इच्छा को पूरा करोगी। चंद्रिका ने उसकी बात को गंभीरता से सुना और हल्के से मुस्कुराई। उसने कहा, राजन, आप जैसे योद्धा को क्या सच में लगता है कि किसी को भी बलपूर्वक कैद करके अपने अधिकार में लिया जा सकता है? क्या आपने कभी किसी स्त्री के प्रेम को जीतने की कोशिश की है, या सिर्फ उनके शरीर पर अधिकार जमाने में ही आनंद पाया है? राजा, जो अपनी ताकत और सत्ता का दंभ भरता था, चंद्रिका की इस बात से थोड़ी असहजता महसूस करने लगा। उसकी बातों में गहराई और दृढ़ता थी जो राजा को सोचने पर मजबूर कर रही थी। राजा ने तीखे स्वर में कहा, मैं राजा हूं, मेरी मर्जी ही सब कुछ है। मुझे किसी के प्रेम या स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। मेरी शक्ति ही मेरा अधिकार है और इस शक्ति से मैं हर चीज को पा सकता हूं। चंद्रिका उसकी बात सुनकर शांत स्वर में बोली, राजन, शक्ति से शरीर को बांधा जा सकता है, परंतु आत्मा को नहीं। आपका गुरूर आपको भ्रमित कर रहा है। आप अगर मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए, पर याद रखिए, जो चीजें बल से प्राप्त की जाती हैं वे केवल क्षणिक होती हैं। स्थायी रूप से किसी का प्रेम या साथ पाने के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है। राजा को चंद्रिका की बातें समझ नहीं आ रही थीं। उसने कभी किसी से इस तरह बात नहीं की थी। उसकी समझ के बाहर था कि कोई उसके सामने इतनी हिम्मत और ठंडे स्वर में कैसे बोल सकता है। राजा ने क्रोध में आकर कहा, तुम मुझे ज्ञान मत दो चंद्रिका। मैं जो चाहता हूं वह ले सकता हूं और मैं तुम्हें अपने महल में ले जाऊंगा, चाहे तुम्हें यह पसंद आए या ना आए। चंद्रिका ने उसे एक बार फिर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा संतुलन था। वह बोली, तो राजन, आपको जो उचित लगे वह करिए, परंतु याद रहे, इस बल और अधिकार की सजा आपको ही मिलेगी। आप जितने भी बड़े योद्धा क्यों ना हो, अंततः हर अत्याचारी का अंत होता है। चाहे वह बाहर से शक्तिशाली हो, पर उसके भीतर की आत्मा टूट जाती है। राजा महेंद्र उसकी बातें सुनकर थोड़ा विचलित हो गया, लेकिन अपनी इच्छाओं के आगे वह विवश था। उसने आदेश दिया कि चंद्रिका को उसके महल में ले जाया जाए। चंद्रिका उसकी बात मान गई, लेकिन उसकी बातों का प्रभाव राजा पर गहराई से छा चुका था। उसके मन में एक द्वंद्व शुरू हो चुका था कि क्या वास्तव में उसकी शक्ति ही सब कुछ है, या फिर चंद्रिका के प्रेम का सबक उसे कोई नई राह दिखाने वाला है। राजा महेंद्र चंद्रिका को अपने महल में लेकर आया।
लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि चंद्रिका की असलियत कुछ और थी। चंद्रिका एक साधारण युवती नहीं थी। वह पड़ोसी राज्य के राजा चंद्रसेन की सबसे खूबसूरत वैश्या थी, जिसे चंद्रसेन ने एक खास योजना के तहत भेजा था। चंद्रसेन की पत्नी रानी माधवी राजा महेंद्र की कैद में थी और उसे छुड़ाने के लिए चंद्रसेन ने यह षड्यंत्र रचा था। चंद्रिका को इस काम के लिए चुना गया क्योंकि वह न केवल सुंदर थी, बल्कि उसकी चतुराई और चालाकी का भी कोई मुकाबला नहीं था। जब चंद्रिका को राजा महेंद्र के महल में लाया गया, तो वह अपने स्वभाव के अनुरूप शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। महल में कदम रखते ही उसने वहां की भव्यता और महेंद्र के वैभव को देखा। उसे मालूम था कि महेंद्र की ताकत और उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, और वह इस कमजोरी का फायदा उठाकर अपनी योजना को अंजाम देना चाहती थी। राजा महेंद्र, जो अपने विजय की खुमारी में चूर था, चंद्रिका की सुंदरता पर मुग्ध था। उसने सोचा कि वह चंद्रिका को अपनी इच्छाओं के मुताबिक कैद में रखेगा और उसकी सुंदरता का भरपूर आनंद लेगा। लेकिन चंद्रिका इस स्थिति के लिए पहले से ही तैयार थी। उसके चेहरे पर कोई डर या संकोच नहीं था, जिससे महेंद्र थोड़ी देर के लिए चकित रह गया। चंद्रिका ने सहजता से राजा महेंद्र के सामने सिर झुकाया और बोली, राजन, आप जैसे पराक्रमी और शक्तिशाली राजा की कैद में होना मेरे लिए किसी सम्मान से कम नहीं। मैं यहां आपकी सेवा में अपना तन मन अर्पित करने के लिए तैयार हूं। महेंद्र उसकी बातों से खुश हुआ। उसे लगा कि चंद्रिका उसके नियंत्रण में है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि चंद्रिका के मन में पहले से ही कुछ और चल रहा था। चंद्रिका का एक ही उद्देश्य था, राजा महेंद्र की कमजोरी को समझना और इस पर काम करना, ताकि उसे चंद्रसेन की पत्नी रानी माधवी को छुड़ाने का मौका मिल सके। चंद्रिका धीरे धीरे महेंद्र के महल में अपनी जगह बनाने लगी। वह कभी भी महेंद्र के किसी आदेश को ना टालती, ना ही उसके खिलाफ कुछ कहती। उसका आत्मविश्वास और सुंदरता राजा महेंद्र को और भी आकर्षित करने लगी। वह यह भूलने लगा कि चंद्रिका एक साधारण वैश्या है। उसके लिए अब वह एक खास शख्स बन गई थी। महल के अंदर चंद्रिका ने अपने चतुराई भरे तरीके से महेंद्र के गुप्त स्थानों की जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की, खासकर वह जगह जहां रानी माधवी को बंदी बनाकर रखा गया था। हर दिन वह महेंद्र के साथ समय बिताती और धीरे धीरे उसकी बातों से महल के रहस्यों को जानने का प्रयास करती। महेंद्र को यह महसूस नहीं हुआ कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी इच्छाएं और उसकी आत्ममुग्धता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही थी। एक रात जब महेंद्र ने चंद्रिका को महल के गुप्त तह की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताया, तो उसने अपनी चाल को और पुख्ता कर लिया। उसकी योजना पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। वह महेंद्र के विश्वास को जीतने में पूरी तरह सफल हो गई थी और अब उसे सही समय का इंतजार था। चंद्रिका ने महेंद्र से मीठे मीठे वचनों के सहारे से यह सुनिश्चित किया कि वह उसके प्रति अपनी निष्ठा दिखाए और उसे अपने विश्वास में रखें। महेंद्र को यह लगने लगा कि शायद चंद्रिका उससे सच में प्रेम करने लगी है, और वह अपने अहंकार में यह नहीं समझ सका कि वह एक गहरी साजिश का हिस्सा है। फिर एक दिन चंद्रिका ने महेंद्र से अकेले में बात करने की अनुमति मांगी। उसने बड़े चालाकी से महेंद्र से कहा, राजन, आपके सामर्थ्य और पराक्रम ने मुझ पर गहरा असर डाला है। मैं चाहती हूं कि आप मुझ पर पूरा विश्वास करें। यदि आप मुझे अपना सबसे बड़ा रहस्य बताएं, तो मैं जीवन भर आपकी सेवा में अपना सब कुछ अर्पित करने के लिए तैयार हूं। महेंद्र, जो पहले ही उसकी बातों में आ चुका था, चंद्रिका को अपना सच्चा साथी मानने लगा। उसने अपने सबसे बड़े राजों में से एक को उससे साझा कर दिया, रानी माधवी का स्थान और उसकी सुरक्षा। चंद्रिका ने यह बात सुनते ही भीतर से राहत महसूस की। उसे पता था कि उसकी योजना सफल हो गई है और अब उसे बस इसे अंजाम देना है। अगले ही दिन चंद्रिका ने एक गुप्त संदेश भेजा, जिससे चंद्रसेन के सैनिक महेंद्र के महल के पास आकर तैयार हो गए। महेंद्र को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वह जिस स्त्री को अपने प्रेम में बांधने की कोशिश कर रहा है, वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। आखिरकार एक रात जब महेंद्र गहरी नींद में सो रहा था, चंद्रिका ने महल के बंदी गृह का दरवाजा खोल दिया और रानी माधवी को रिहा कर दिया।
रानी माधवी चुपके से महल के गुप्त रास्ते से निकल गई, जहां चंद्रसेन के सैनिक उनका इंतजार कर रहे थे। इधर राजा महेंद्र को इस बात की जानकारी एक सैनिक ने आकर दी कि बंदी गृह का दरवाजा खुला पड़ा है और कुछ अनहोनी हो गई है। सैनिक ने बताया कि किसी ने बंदी गृह का ताला खोल दिया है और शायद रानी माधवी महल से भाग गई है। यह सुनकर राजा महेंद्र बुरी तरह चौंक गया। उसने तुरंत बंदी गृह का रुख किया और वहां जाकर देखा, लेकिन वहां पर रानी माधवी नहीं थी। उसके मन में हलचल मच गई। उसने समझा कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। राजा ने गुस्से में महल के सभी पहरेदार और सेवकों को बुलाया और उन्हें कठोरता से डांटते हुए कहा, मेरे महल से रानी माधवी कैसे भाग गई? तुम सबने मेरे साथ विश्वासघात किया है। इसी बीच महेंद्र को धीरे धीरे समझ आने लगा कि शायद चंद्रिका, जो उसके इतने करीब आ गई थी, उसी ने इस षड्यंत्र में साथ दिया था। उसकी आंखों में एक गुस्सा और निराशा की झलक दिखाई दी, लेकिन उसके मन में यह सवाल भी उठने लगा कि वह इतना अंधा कैसे हो गया कि उसने चंद्रिका पर भरोसा कर लिया। राजा महेंद्र का गुस्सा अब चरम पर था। उसने तुरंत अपने सबसे कुशल सैनिकों को इकट्ठा किया और चंद्रिका व रानी माधवी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कई घंटे बीत गए। जंगलों की छानबीन और रास्तों की खोजबीन होती रही। आखिरकार राजा महेंद्र ने एक सुनसान जंगल में रानी माधवी और चंद्रिका को देखा, जो छिपने की कोशिश कर रही थी। राजा और उसकी सेना ने उन्हें घेर लिया। चंद्रिका और रानी माधवी के चेहरों पर खौफ साफ नजर आ रहा था। उनके भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे और अब उनके सामने खड़ा था एक भयंकर रूप में राजा महेंद्र, जिसकी आंखों में क्रोध और ठगा जाने का एहसास साफ झलक रहा था। राजा ने दोनों को पकड़कर वापसी का आदेश दिया और पूरे काफिले के साथ उन्हें राजमहल वापस ले आया। महल पहुंचते ही महेंद्र ने दोनों को कैद में डाल दिया। रात भर वह इस विश्वासघात के बारे में सोचता रहा। उसकी आत्मा को चीर देने वाला यह विचार कि जिस चंद्रिका को उसने अपने पास आने दिया, उसी ने उसके साथ इतना बड़ा छल किया। अगले दिन राज्यसभा में सभी मंत्रियों, सैनिकों और दरबारियों के सामने राजा महेंद्र ने दोनों को लाकर खड़ा किया। उसकी आवाज में गूंज और निर्णय की कठोरता थी। उसने गुस्से से चंद्रिका और माधवी की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया है और इस अपराध के लिए तुम्हें कठोरतम सजा दी जाएगी। मेरी आज्ञा है कि तुम दोनों को राज्य की वैश्याओं का जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाए। तुम्हारी हर सांस अब इसी अपमान के साथ बीतेगी। राजा का यह आदेश सुनते ही राज्यसभा में सन्नाटा छा गया। लोग दबी आवाज में बातें करने लगे। चंद्रिका और माधवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन राजा के फैसले के सामने उनकी कोई दलील या मिन्नतें काम नहीं आई। उनका भविष्य अब अंधकारमय और दर्द से भरा हुआ नजर आ रहा था। राजा महेंद्र के आदेश के बाद चंद्रिका और रानी माधवी को राज्य की वैश्याओं का जीवन जीने के लिए विवश कर दिया गया। अब वे हर दिन अपमान और पीड़ा के बीच अपनी योजनाओं पर विचार करती। दोनों के मन में बस एक ही ख्याल था, किसी तरह से राजा महेंद्र का विनाश करना और अपने राज्य को वापस लौटना। इस कठिन समय में भी चंद्रिका ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वह अक्सर रानी माधवी के साथ बैठकर योजनाएं बनाती रहती कि कैसे राजा महेंद्र की सत्ता को कमजोर किया जा सके। उनकी चालाकी और धैर्य ने उन्हें इस अपमानजनक स्थिति में भी हारने नहीं दिया। दोनों जानती थीं कि उन्हें राजा की ताकत और सत्ता को चुनौती देने के लिए समय और सही अवसर का इंतजार करना होगा। इसी बीच राज्य के एक मंत्री, जिसका नाम धीरसेन था, चंद्रिका की सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने चंद्रिका की ओर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे वह उसके करीब आने के अवसर ढूंढने लगा। धीरसेन को देखकर चंद्रिका समझ गई कि वह उसके जाल में फंस रहा है। एक दिन मौका पाकर धीरसेन चुपके से चंद्रिका से मिलने आया। उसके चेहरे पर वासना और लालच के भाव थे। धीरसेन ने चंद्रिका से कहा, तुम्हारी सुंदरता ने मुझे मोहित कर लिया है। चंद्रिका, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ अपना जीवन बिताओ। राजा महेंद्र के राज्य में तुम सिर्फ पीड़ा और अपमान झेल रही हो। मैं तुम्हें इस जीवन से मुक्त कर सकता हूं। मेरे साथ चलो, हम दोनों एक नया जीवन शुरू करेंगे।
चंद्रिका ने अपने भीतर की घृणा को छिपाते हुए अपनी आंखों में मासूमियत का भाव लाया और धीरसेन की बातों को गंभीरता से सुनने का नाटक करने लगी। वह समझ चुकी थी कि धीरसेन का यह प्रस्ताव उसकी योजनाओं में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। राजा महेंद्र का विश्वास धीरसेन पर गहरा था, क्योंकि वह राजा के सबसे वफादार मंत्रियों में से एक था। लेकिन इस विश्वास का फायदा उठाने के लिए चंद्रिका ने एक जाल बुना था। चंद्रिका, जो राजा महेंद्र की कैद में थी, उसने धीरसेन को अपनी मोहिनी मुस्कान और वचन से मोहित कर लिया था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि यदि वह राजा महेंद्र को मारकर उसे रास्ते से हटा देता है तो वह उसके साथ जीवन बिताएगी और उसे राजमहल की संपत्ति भी मिलेगी। चंद्रिका ने धीरसेन से कहा, तुम मुझे पवित्र प्रेम का वचन दो और मेरे साथ जीवन बिताने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। राजा महेंद्र, जो राज्य का अत्याचारी शासक है, उसे मारकर उसकी मृत्यु का कारण बनाओ। केवल तभी मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। तुम राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचो और राज्य को एक नई शुरुआत दो। चंद्रिका के बहकावे में आकर धीरसेन ने अपने मन में यह ठान लिया कि वह राजा महेंद्र को समाप्त करेगा ताकि वह चंद्रिका को पा सके। उसके लिए चंद्रिका की सुंदरता और राजमहल की संपत्ति सबसे बड़ी प्रेरणा थी। धीरसेन ने अपने पहले प्रयास के तहत महल में घुसने की कोशिश की। वह जानता था कि राजा महेंद्र के पास कई अंगरक्षक होते थे, लेकिन वह यह सोचकर महल में घुसने में सफल हो गया कि राजा कहीं ना कहीं अकेला होगा। वह धीरे धीरे महल की दीवारों को पार करते हुए राजमहल के अंदर घुसने में सफल हुआ। लेकिन जैसे ही वह राजा के कक्ष के पास पहुंचा, उसकी नजरें एक साथ महल के सुरक्षा गार्ड्स पर पड़ी। राजा के सुरक्षा गार्ड्स ने उसे देखा और उसे घेर लिया। धीरसेन असफल होकर बाहर निकलने को मजबूर हो गया। यह असफलता धीरसेन के मन में संकोच और डर पैदा कर गई। हालांकि चंद्रिका ने उसे अपने प्यार के वादों से फिर से प्रेरित किया और विश्वास दिलाया कि वह अगले प्रयास में सफल होगा। धीरसेन ने फिर से अपने साहस को जुटाया और राजसभा के बाहर एकांत स्थान पर राजा महेंद्र को मारने का विचार किया। वह यह सोचता था कि यदि वह राजा को सभा से बाहर कहीं एकांत में पाएगा तो उसे खत्म करने का अवसर मिलेगा। लेकिन जैसे ही धीरसेन ने तलवार उठाने की कोशिश की, वह एक और मंत्री के सामने आ गया। मंत्री ने धीरसेन को देख लिया और उसे पकड़ने की कोशिश की। इस प्रयास में भी वह असफल रहा और उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। यह असफलता धीरसेन को परेशान करने लगी थी, पर चंद्रिका ने उसे फिर से साहस दिया और कहा, तुम यदि इस बार सफल होते हो तो मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताऊं। धीरसेन के मन में अब यह विचार घर कर चुका था कि या तो अब वह सफल होगा या फिर चंद्रिका को खो देगा। उसने अंतिम प्रयास के रूप में राजा महेंद्र को मौत के घाट उतारने का फैसला किया। इस बार वह राजा के कक्ष में रात को घुसने की योजना बनाता है, जब राजा गहरी नींद में होगा। राजा महेंद्र का कक्ष महल के भीतर काफी दूर था और वहां कोई ना कोई अंगरक्षक हर समय तैनात रहता था। लेकिन धीरसेन ने इस बार अपनी योजना में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने महल के अंदर घुसने के बाद राजा के कक्ष में प्रवेश किया। राजा महेंद्र गहरी नींद में था और महल के किसी भी अंगरक्षक को उसकी हरकत का कोई आभास नहीं हुआ। धीरसेन ने अपनी तलवार की धार को तेज की और राजा के बिस्तर के पास जाकर बिना कोई आवाज किए तलवार उठाई। एक तेज वार में उसने राजा महेंद्र की गर्दन को काट दिया। राजा की मृत्यु के बाद महल में भय का माहौल फैल गया। किसी को समझ में नहीं आया कि राजा की हत्या किसने की। राजा की मृत शरीर के पास खड़ा धीरसेन सोचने लगा कि अब उसे चंद्रिका की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी। चंद्रिका का विश्वास हासिल करना अब उसका एकमात्र लक्ष्य था। वह सोच रहा था कि अब वह राजा महेंद्र के राज्य का नया शासक होगा और चंद्रिका से शादी कर लेगा। राजमहल में हड़कंप मच गया और सभी मंत्री, सैनिक और काबिल लोग इस हत्या की वजह को जानने के लिए खड़े हो गए। धीरसेन ने राजा महेंद्र की हत्या को अपना कृत्य मानते हुए अपनी जीत का दावा किया। लेकिन यह न केवल राजा की मृत्यु थी, बल्कि यह एक नई युग की शुरुआत थी, जहां अब और धीरसेन के लिए कई नए प्रश्न और चुनौतियां खड़ी हो गईं।
धीरसेन ने आखिरकार राजा महेंद्र को मारकर उस राज्य का शासक बनने में सफलता प्राप्त की। अब वह स्वयं राजा बन चुका था और चंद्रिका को उसने अपनी रानी बना लिया। चंद्रिका की योजना पूरी हो चुकी थी और अब वह राजमहल की रानी बन चुकी थी, जबकि उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो चुकी थी। राजा महेंद्र की मौत के बाद धीरसेन ने चंद्रिका को रानी के रूप में स्थापित किया और उसे वह सब कुछ दिया जो वह चाहती थी। चंद्रिका अब महल की इज्जतदार रानी बन चुकी थी और उसकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हो चुकी थी। इसके अलावा धीरसेन ने रानी माधवी को उसके राज्य में वापस भेज दिया ताकि वह किसी प्रकार से चंद्रिका की चालों से बच सके और अपने राज्य की शक्ति को फिर से समेट सके। यह बदलाव राजमहल में एक नई बयार लाया। चंद्रिका ने राजा महेंद्र के खिलाफ अपने षड्यंत्र को सफल कर दिखाया था और अब वह न केवल सशक्त थी बल्कि उसने धीरसेन के साथ मिलकर अपने सारे सपने साकार कर लिए थे। वहीं धीरसेन ने राजा बनने के बाद अपने अंधे विश्वास और क्रोध के कारण अपनी बुद्धि खो दी थी और उसका ध्यान सिर्फ अपनी वासनाओं की पूर्ति पर केंद्रित हो गया था। दोस्तों, यही कारण है कि कहते हैं कि क्रोध इंसान को बर्बाद कर देता है और काम वासना इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। धीरसेन का उदाहरण इस बात का साक्षात प्रमाण था कि किस तरह अपनी वासना और क्रोध के चलते इंसान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर सकता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने क्रोध और वासनाओं पर काबू पाना चाहिए ताकि हम सही मार्ग पर चल सकें और अपनी बुद्धि को सटीक निर्णय लेने के लिए सक्षम बना सकें। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।